हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है कि फिजिक्स पार्ट 1 में हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। और ये चैप्टर स्टूडेंट बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर की आप एक भी वीडियो मिस मत करना, क्योंकि ये चैप्टर आपको तभी समझ आएगा जब इसकी वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे। तो आज हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन डिस्कस करेंगे इसी के ऊपर। ये मान लो बहुत सारी हेडिंग्स हैं, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बेस्ट तरीके से करना चाहते हो तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो बेल आइकन है दबा लेना, जिससे आगे आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो बहुत इजी डेरिवेशन है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा समझ लेना सही तरह। एक चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। यहाँ पर हमने ये जो डायरेक्शन दिखाई है स्टूडेंट, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। यहाँ पर भी हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखा दी है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ABCD, ये हमारी क्या है, कुंडली है, जिसको इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र में इस तरीके से, ठीक है ना, कुंडली ले रखी है, सपोज करें मार्कर है, तो मार्कर को मान लो कुंडली, तो इस तरीके से इसको लगातार घुमाया जा रहा है, ठीक है, किसको, इस कुंडली को। तो हमने थ्योरी बहुत सिंपल लिखी है, ये डायग्राम मैं आपको समझा दूंगा कि ये हमने कैसे बनाया है, अभी फिलहाल उसको समझो। तो हमने क्या लिखा है, जब किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, तो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें इस कुंडली को तेजी से घुमाया जा रहा है, ठीक है। ये जो कॉइल दिखाई दे रही है ना आपको ABCD करके, इसको लगातार हम तेजी से घुमा रहे हैं। आगे लिखा हुआ है, तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो जब इस कॉइल को चुंबकीय क्षेत्र में लगातार तेजी से घुमाया जा रहा है तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है। अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो आगे भी यही लिखा हमने, परिवर्तन होता है जिससे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि कुंडली में धारा भी प्रवाहित होगी, जिसको कहते हैं इंड्यूस्ड करंट या प्रेरित धारा। क्या उत्पन्न हो जाएगी, प्रेरित धारा, क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है तो प्रेरित धारा भी उत्पन्न होगी। और प्रेरित धारा की दिशा हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार ज्ञात करेंगे, ठीक है। आप सभी ने फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा है? देखो इस तरीके से होता है, अगर अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और अंगूठा चालक की गति की दिशा में, जिधर चालक गति कर रहा है, तो इस बीच वाली अंगुली की जो दिशा है ये प्रेरित धारा की दिशा होगी। आप सभी को मैं बहुत अच्छे से क्लियर करा चुका हूँ, ठीक है। तो यही हमने लिखा है, इसलिए कुंडली में धारा बहने लगती है और इस धारा की जो दिशा है हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया कि हमारे पास एक कॉइल थी, एक कुंडली थी, जिसको इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लगातार तेजी से घुमाया जा रहा है। तो जब इस कॉइल को हम इस चुंबकीय क्षेत्र में लगातार तेजी से घुमाएंगे तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसका मतलब क्या है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसमें प्रेरित धारा भी प्रवाहित होगी या धारा बहने लगती है इस कॉइल में, और जिसकी डायरेक्शन हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आपको शायद ही कोई दिक्कत होगी। तो ये तो हमने इसके अकॉर्डिंग थ्योरी लिख लिया। शुरुआत में स्टूडेंट हम मान के चलते हैं कि इस कुंडली का जो प्लेन है, इस कुंडली का जो तल है कुछ इस प्रकार से, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, चुंबकीय क्षेत्र हमारा उधर साइड है, तो कॉइल का जो तल होगा वो कुंडली मतलब इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री के एंगल बना रहा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। कब, शुरुआत में। तो आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, माना कि प्रारंभ में कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, शुरुआत में जब इस कुंडली को हम घुमाना स्टार्ट करें। लेकिन कुछ समय बाद यदि t समय पश्चात कुंडली थीटा कोण से घूम जाती है। अब आप सभी को दिखाई दे रहा है ये कुंडली है, पहले ऐसे करके होगी, अब ये थीटा कोण पर घूम चुकी है कुछ टाइम बाद, ठीक है। जैसे ही टाइम बीतेगा तो अब ये कॉइल थीटा कोण पर घूम चुकी है। तो अगर इस कुंडली के तल पर, ये कुंडली का प्लेन हो गया, अगर इस कुंडली के तल पर हम कोई लंब डालें और ये जो लंब आप सभी को दिखाई दे रहा है ये इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। कुंडली के तल पर खींचा गया विलंब चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है, आप सभी को दिखाई दे रहा है थीटा कोण बना रहा है। तो अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो यहाँ पर, माना कि प्रारंभ में इस तरीके से, माना कि प्रारंभ में कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत है, लेकिन t समय पश्चात कुंडली थीटा कोण घूम जाती है, इसलिए कुंडली के तल पर खींचा गया विलंब, इसको नाम दे सकते हो, देना चाहते हो तो n डैश, कुंडली के तल पर खींचा गया विलंब चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। तो आप ये थ्योरी लिख लेना। देखो ज्यादा थ्योरी लिखूंगा तो परेशान हो जाओगे, खुद थ्योरी लिखना सीखो कि कुंडली के तल पर खींचा गया विलंब चुंबकीय क्षेत्र B के साथ थीटा कोण बनाएगा। तो इस स्थिति में अगर हम कुंडली से बद्ध, आगे लिख लो यहां पर, इस स्थिति में कुंडली से बद्ध, कुंडली से जुड़ा हुआ, ठीक है ना, कुंडली से बद्ध
चुंबकीय फ्लक्स, कितना चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, चुंबकीय फ्लक्स। तो आप सभी ने पढ़ रखा है स्टूडेंट, phi इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। यहाँ ए क्या है स्टूडेंट, कुंडली का क्षेत्रफल है। ए क्या है यहाँ पर जो हमने कॉइल ले रखी है उसका एरिया है, उसका क्षेत्रफल है। ठीक है, आप एक इक्वेशन इसको बना सकते हो। आगे लिखो, यदि कुंडली का कोणीय वेग ओमेगा हो तो आप सभी ने यार पढ़ रखा होगा इतना, तो क्या पढ़ रखा होगा, थीटा बराबर ओमेगा टी। शायद ज़्यादातर बच्चों ने पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ रखा है तो ओमेगा बराबर क्या होता है, कोणीय विस्थापन बटे कोणीय मतलब समयांतराल। तो यहाँ से डी हटा दो बस, ये समय के लिए होता है। तो क्या आ गया, थीटा बराबर ओमेगा टी। सभी ने पढ़ रखा होगा, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है 11th में ही चैप्टर है, ठीक है ना, कोणीय वेग, तो इस तरीके से हम निकालते हैं। तो वहीं से थीटा बराबर ओमेगा टी आ गया। इस वैल्यू को आप यहाँ थीटा की जगह उठा के रख दो, इसलिए फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर इसको बना दोगे 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ मैंने जो बोला है वो लिख लेना। माना कि प्रारंभ में कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत है। यदि टी समय में जो कुंडली है वो थीटा कोण घूम रही है, यदि टी समय में कुंडली थीटा कोण से घूम जाती है, तो कुंडली के तल पर खींचा गया विलंब चुंबकीय क्षेत्र बी के साथ थीटा कोण बनाएगा। और इस स्थिति में स्टूडेंट हम कुंडली से बद्ध जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा, वो हम निकाल सकते हैं। फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा आप सभी ने पढ़ रखा है। यदि जो कुंडली हमने ले रखी है अगर उसका कोणीय वेग ओमेगा है तो थीटा बराबर ओमेगा टी, क्योंकि आप सभी ने ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी पढ़ा होगा। तो थीटा बराबर अगर आप निकालना चाहते हो तो क्या निकल गया, ओमेगा टी। क्या निकल के आएगा स्टूडेंट, ओमेगा टी। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर उठा के रख दी है। अब इसका हम समय टी के सापेक्ष करेंगे अवकलन। ठीक है, अवकलन सभी ने पढ़ रखा होगा। जो बायो वाले स्टूडेंट हैं थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट एडजस्ट कर लेना। समीकरण 2 का समय टी के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है बच्चों। तो अब हम इसका क्या करेंगे, अवकलन। तो आप सभी ने पढ़ रखा होगा अवकलन में, तो मैं इसको लिखूंगा डी फाई बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये है ना, इसका हमें अवकलन करना है। क्या करना है इसका, तो बी ए से तो हमें कोई मतलब नहीं है, बी ए पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, बी ए से तो हमें कोई मतलब नहीं है, बट जो कॉस ओमेगा टी है अगर आप इसका अवकलन करोगे तो किस तरीके से होगा, कॉस अगर यहाँ थीटा होता, तो हम लिख लेते माइनस साइन थीटा। एक्स होता तो उसी प्रकार से लिखा जाता, बट यहाँ पर ओमेगा आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, जिन बच्चों को अवकलन आता है शायद उनको पता होगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो इसी में थोड़ा सा टाइम जा सकता है। इज इक्वल टू, ठीक है ना, हमने क्या किया है, इसका देखो बी ए पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, इसका जब आप अवकलन करोगे तो हमारा ये निकल के आएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। आगे आप करोगे माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये क्या आ गया, डी फाई बी अपॉन डी टी। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे देना। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं है, बस मैथ है, थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं किया। समीकरण 2 का हमने समय टी के सापेक्ष कर दिया अवकलन, डी फाई बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, बी ए पर कोई असर नहीं पड़ेगा तो हमने बी ए को ले लिया इधर। इसका जब आप अवकलन करोगे तो हमारा ये निकल के आएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, माइनस को आप इधर ले आओ तो डी फाई बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आ गया। इसको मैंने दे दिया स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 3 का नाम। बहुत सिंपल सा है, डेरिवेशन है, इसमें कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है शुरुआत में। ठीक है, इतनी का पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे क्या होने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूं। यहां तक तो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। वैसे है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा समझने का प्रयास करो तो आप आसानी से इस डेरिवेशन को कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे क्या होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ स्टूडेंट। चलो पहले इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा। सब कुछ इजी होता है, बस थोड़ा सा उसे समझने का प्रयास किया करो। ठीक है, मिटा दें इसको पूरे को। चलो थ्योरी कैसे लिखनी है वो समझो, डेरिवेशन कैसे करना है वो समझो, तो आप आसानी से इस डेरिवेशन को चुटकियों में कर पाओगे। देखो हर चीज प्रैक्टिस करने से आती है बच्चों। ठीक है, तो एक दो बार आप खुद प्रैक्टिस करना तो आपको ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर हम मान के चलें जो कुंडली है, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो कुंडली में कितना प्रेरित विद्युत भागोल उत्पन्न होगा, यहाँ लिखेंगे हम। यदि कुंडली में, ठीक है,
यदि अगर मान के चल रहे हैं यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, जो कुंडली है उसमें हमने मान के चले हैं कि फेरों की संख्या कितनी है n, तो कुंडली में हो तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, आप सभी ने स्टूडेंट पढ़ रखा होगा फैराडे का फर्स्ट लॉ। वहां पर मैंने आपको बताया था E बराबर -n डेल्टा फाई बी या डी फाई बी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती थी वहां पर, डी फाई बी अपॉन डी टी, सभी को पता हुआ इतना तो डी फाई बी अपॉन डी टी की जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू स्टूडेंट यहाँ से उठा के डी फाई बी अपॉन डी टी है, तो इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो इज इक्वल टू -n, पूरी वैल्यू उठा के रख दो, माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो इज इक्वल टू प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये स्टूडेंट हमारा क्या निकल के आया, ई क्या निकल के आ गया, स्मॉल ई का मान निकल के आ गया। अगर हम बात करें कि साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है तो यहाँ लिख सकते हो, लेकिन साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान 1 होता है। साइन ओमेगा टी का जो अधिकतम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू स्टूडेंट, महत्तम मान कह सकते हो कितना होता है, 1 होता है। अब एन बी ओमेगा रह गया, क्या रह गया स्टूडेंट, एन बी ए ओमेगा रह गया, और एन बी ए ओमेगा जो आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ये ई का अधिकतम मान होगा, इसलिए ई का अधिकतम मान एन बी ए ओमेगा होगा। समझने का प्रयास करना, देखो साइन ओमेगा टी का जो मैक्सिमम वैल्यू है, अधिकतम मान, वो 1 होता है। तो इसको अगर हम हटा दें, एक मान लिया हमने, ठीक है, एक मान लिया इसको, तो अब ई का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना होगा, एन बी ओमेगा होगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी का जो अधिकतम मान है वो 1 होता है, तो ई का अधिकतम मान कितना हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा। और अगर हम इसको ई नॉट से यदि इसे ई नॉट से प्रदर्शित करें तो हमने क्या किया स्टूडेंट, इस एन बी ए ओमेगा को ई नॉट से प्रदर्शित करना पड़ेगा, इसलिए ई बराबर हमारा एक सूत्र निकल के आएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको आप सभी को याद रखना है। तो जहां ई नॉट क्या है, जहां ई नॉट इज इक्वल टू होता है एन बी ए ओमेगा, अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल, अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो रटना नहीं है, समझना है बस थोड़ा सा। क्या हुआ स्टूडेंट, फिर समझ लीजिए एक बार। हमने यहाँ पर फैराडे का फर्स्ट लॉ लगा दिया, E बराबर माइनस एन डी फाई बी अपॉन डी टी। तो डी फाई बी अपॉन डी टी का ये जो वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला था, इसको स्टूडेंट हमने यहाँ पर पुट अप कर दिया, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। तो देखो साइन ओमेगा टी का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होता है, तो E का अधिकतम मान कितना हो जाएगा, एन बी ओमेगा। और अगर हम E के अधिकतम मान को ई नॉट से प्रदर्शित करें, ई नॉट से प्रदर्शित करेंगे तो इसकी जगह क्या आ गया, ई नॉट आ गया, बस इसकी जगह में ई नॉट लगाना है। तो E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी हमारा एक सूत्र बन गया है। ई नॉट बराबर क्या हो गया यहाँ पर, एन बी ए ओमेगा, अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको कुछ कंडीशंस बताऊंगा, क्या कि अगर ये कुंडली है 0 से लेकर 360 डिग्री, मतलब पूरे 360 डिग्री एंगल पर घूमेगी, तो किस प्रकार से प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान परिवर्तित होगा, वो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मैं इधर से मिटा देता हूं। अब मैं आपको कंडीशंस बताता हूं कैसे आपको कंडीशन बनानी है। डेरिवेशन पूछा जाए तो आपको कितना करना है, केवल इतना ही करना है जितना मैंने आपको बता दिया है, इससे ऊपर आप नहीं करोगे, ठीक है। बस ये तो कंडीशंस हैं। मैं आपको एक कॉइल मतलब बता रहा हूं किस तरीके से होगी हमारी ये जो कॉइल है, कुछ इस प्रकार से 360 डिग्री के एंगल पर घूमेगी, ठीक है। ऊपर की ओर दिखा दो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई को, ठीक है। तो यहाँ पर होगा अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल ऊपर की ओर ई नॉट, और नीचे को होगा तो ये माइनस में आएगा, माइनस ई नॉट। तो यहाँ पर तो 0 होगा, बट यहाँ पर स्टूडेंट कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री। कितना होगा यहाँ पर, 90 डिग्री। यहाँ पर कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ पर कितना होगा,
270 डिग्री और यहाँ पर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर 0 डिग्री है आपका शुरुआत में। तो यहाँ पर मैं कुछ कंडीशंस बनाने वाला हूँ। पहली कंडीशन, अगर हम मान के चलें जो कुंडली है वो शुरुआत से ही चलना स्टार्ट कर रही है, शुरुआत में ही है, ठीक है, तो अब हम इक्वेशन नंबर इसको दे सकते हैं, देना चाहते हो तो 3-4 हो चुकी होंगी, देख लेना कितनी हो चुकी हैं, शायद 2 हो चुकी हैं, तो मैं इसको 3 दे रहा हूँ, अगर 3 हो चुकी हो तो 4 दे देना, ठीक है ना। तो पहली इक्वेशन आपको देखो, हमारे पास समीकरण क्या है, समीकरण 3 से E बराबर है E0 साइन ओमेगा टी की जगह थीटा यूज कर सकते हैं, क्योंकि थीटा बराबर ओमेगा टी होता है। यहाँ पर एंगल यूज करने आपको साइन थीटा, और थीटा की जगह कितना लगाओगे, साइन 0 डिग्री। शुरुआती कंडीशन क्या है, शुरुआती कंडीशन तो 0 डिग्री लगाओगे ना, तो साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो आपका ये वैल्यू कितना आ जाएगा 0। तो शुरुआत में जो कुंडली है उसके सिरों के बीच कोई भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। क्लियर है। सेकंड जो कंडीशन बनेगी, अब सेकंड कंडीशन यहां पर लेके जाओगे, जब कुंडली हमारी शुरुआत में यहां पर है, जब कुंडली 1/4, यहां तक कितना है 1/4, बिल्कुल लेना, जब कुंडली 1/4 चक्कर घूम जाती है, 1/4 चक्कर घूम जाती है, और 1/4 चक्कर घूम रही है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि वो 90 डिग्री के, अब समझ रहे हैं, यहाँ तो 0 है, यहाँ पर जाएगी तो 1/4 1/4 घूमेगी, यहाँ पर आएगी तो एक आधा चक्कर घूमेगी, यहाँ पर आएगी तो 3/4 घूम जाएगी, और यहाँ पर आकर उसका पूरा 1 चक्कर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत में है 0 डिग्री के एंगल पर होगी, यहाँ पर पहुंचेगी तो जो कुंडली है वो 1/4 चक्कर घूम चुकी है, यहाँ पर आएगी तो कुंडली हमारी आधा चक्कर घूम चुकी है, यहाँ आएगी तो 3/4 चक्कर घूम चुकी है, और यहाँ पहुंचेगी तो उसका एक पूरा चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जब कुंडली 1/4 चक्कर घूमेगी तो घूमेगी, यहाँ पर आ चुकी है तो लगा लो E बराबर E0 साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का मान कितना होता है 1, E0 E बराबर आ गया, साइन 90 का मान 1 कर दो। तो इसका मतलब जानते हो क्या है कि कुंडली के सिरों के बीच जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, वो अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। वो कैसा होगा, अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उस कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न, और ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऊपर की ओर है। ठीक है, सेकंड कंडीशन समझ में आई कि जब कुंडली हमारी 1/4 चक्कर घूम जाएगी तो कुंडली के सिरों के बीच जो विद्युत वाहक बल, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, उसका मान मैक्सिमम होगा, वो अधिकतम होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, एक और कंडीशन बनेंगे भी, यहां पर मैं कई कंडीशंस बनाऊंगा। नंबर 3, जब कुंडली आधा चक्कर घूम जाती है, और अगर कुंडली से मैं कहता हूं कि आधा चक्कर घूम चुकी है, तो इसका मतलब क्या है कि 180 डिग्री पर आ चुकी है, तो वही सूत्र लगा दो, E बराबर E0 साइन 180 डिग्री। देखो साइन 180 का मान पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसको आप तोड़ के भी कर सकते हो। E0 साइन 90 प्लस 90, और साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में होता है, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना, कॉस थीटा होता है नहीं होता, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, E0 कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू आप सभी को शायद पता होगा बच्चों, कितना होता है 0, कितना होता है 0। तो इसका मतलब यह है कि जब कुंडली आधा चक्कर घूमेगी, जब कुंडली आधा चक्कर घूमेगी तो फिर उसके सिरों के बीच कोई भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि E का मान 0 आ गया। तो इसका मतलब यह है कि जब कुंडली शुरुआत में थी तब उसके सिरों के बीच कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं हो रहा था। जब कुंडली हमारी 90 डिग्री 1/4 चक्कर घूम गई तो कुंडली के सिरों के बीच अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। जब कुंडली हमारी आधा चक्कर घूम गई तो फिर उसके सिरों के बीच कोई भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। 3 कंडीशंस मैंने बनाई अभी, और कंडीशंस मैं आपको बना के बता रहा हूं। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 1-2 बार उसकी खुद प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें यहां से पूछी जाती हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं 3 कंडीशंस और बताऊंगा, सॉरी 2 कंडीशंस और बनेंगे आपकी 270 डिग्री पर और 360 डिग्री पर। ठीक है, कैसे बना सकते हो, देखो वही है यार, कुछ भी नहीं होता, हर चीज सिंपल है, बस आप समझने का प्रयास किया करो। ठीक है, चौथा पॉइंट डाल लीजिए, जब कुंडली 3/4 चक्कर घूम जाती है, तब अगर जो कुंडली है 3/4 का मतलब क्या है,
270 डिग्री के कोण पर वो घूम चुकी है। क्या, जो कॉइल हम कुंडली जो घूम रही थी चुंबकीय क्षेत्र में, वो अब 3/4 चक्कर घूम चुकी है, अर्थात 270 डिग्री के कोण पर घूम चुकी है। तो इस कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट, E बराबर E0 साइन 270 डिग्री। अब साइन 270 को आप क्या लिख सकते हो, E0 साइन 180 प्लस 90, यही तो लिखोगे 180 प्लस थीटा। और 180 प्लस थीटा ये कौन से चतुर्थांश में आता है, आप सभी को शायद पता होगा बच्चों, ये तीसरे चतुर्थांश में आता है। और इसके लिए हमें कोई फलन जो चेंज नहीं होने वाला है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू E0 साइन, अब 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन 90 डिग्री। और साइन 90 का मान आप सभी जानते हो 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस E0। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारी जो कॉइल है अगर 270 डिग्री के कोण पर घूम जाती है, 3/4 चक्कर घूम जाती है, तो कुंडली के सिरों के बीच जो विद्युत भागबल उत्पन्न होगा उसका मान अधिकतम तो होगा, लेकिन वो विपरीत दिशा में होगा, लेकिन वो विपरीत दिशा में नीचे की ओर है। तो प्रेरित विद्युत भागबल का मान तो मैक्सिमम है, लेकिन ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कैसा होगा स्टूडेंट, नेगेटिव होगा। ठीक है, फिर जो लास्ट कंडीशन आती है, जब कुंडली पूरा एक चक्कर घूम जाती है, 5वां कंडीशन क्या होगा, जब कुंडली एक चक्कर घूम जाती है, जब कुंडली एक चक्कर घूम जाती है, और हमारी जो कुंडली है वो एक पूरा चक्कर घूम चुकी है, एक चक्कर घूम जाती है। इसको भी आप देखो आसानी से उसी प्रकार से करोगे। अब आपको एक चक्कर घूम रही है, इसका मतलब क्या है कि आपको थीटा का मान 360 डिग्री लगाना है। कितना लगाना है, 360 डिग्री। तो E बराबर E0 साइन 360 डिग्री। तो इसको भी आप चेंज कर सकते हो, क्या चेंज करोगे, E0 साइन 270 प्लस 90। अब 270 प्लस थीटा, बच्चों ये किस में गया, ये गया हमारे चौथे चतुर्थांश में। और इसके लिए भी क्या होगा, साइन 270 प्लस थीटा, इसके लिए भी फलन चेंज होंगे, इसके लिए भी फलन चेंज होंगे, आप सभी को शायद पता होगा। तो साइन 270 प्लस थीटा ये हमारा पहुंचा चौथे चतुर्थांश में, क्योंकि यहां पर होता है आपका 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस, तो ये आपको पहुंच गया इसमें। तो इसमें आपका क्या क्या प्लस होता है, कॉस और सेक प्लस के होते हैं और सब माइनस के होते हैं, आप सभी को इतना तो पता होगा। लेकिन 270 प्लस या 270 माइनस के लिए फलन चेंज होंगे। तो साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा, इज इक्वल टू E0, और साइन 270 प्लस थीटा है, इसका मतलब स्टूडेंट साइन का कॉस तो होने वाला है बट होगा नेगेटिव, माइनस cos 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू स्टूडेंट कितनी होती है, 0। तो हमारी ये निकल के आएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से करके देख लेना, अगर इसमें कोई गलती हो तो वो मुझे कमेंट करके बता देना। अकॉर्डिंग टू मी शायद कोई गलती नहीं है, ठीक है, बट हो गई हो तो बता देना यार, फलन मैंने इसी प्रकार से चेंज किए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा डेरिवेशन। ये मैंने कंडीशंस बताई हैं कि अगर जो कॉइल है अगर वो डिफरेंट एंगल्स पर घूमती है तो क्या क्या चेंजेज होंगे, जो कुंडली के सिरों के बीच विद्युत भाग बल उत्पन्न होगा उसमें। शुरुआत में आपने देखा 0 है, 1/4 घूमी तो अधिकतम हो गया, फिर 180 डिग्री पर 0 हो गया, फिर नीचे की ओर अधिकतम हो गया, फिर एक चक्कर घूमेगी फिर 0 हो गया। तो इस प्रकार से जो हमारी कॉइल है वो घूमती है और उसके सिरों के बीच प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट ये जो डेरिवेशन मैंने आपको पढ़ाया है, कराया है, समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है कमेंट करके बता सकते हो। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट आज तो बस आप ये डेरिवेशन अच्छे से प्रिपेयर करोगे, क्योंकि आगे की जो चीजें हैं वो इसी से रिलेटेड हैं। तो पहले आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, तो अगली जो वीडियो है वो थोड़ी सी बड़ी आएगी। अब आपको बड़ी बड़ी वीडियोस देखने को मिलेंगी, क्योंकि हमारा टारगेट है आपका सिलेबस जल्दी से खत्म कराना। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कोई मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।